या संविधान संशोधन। एक ही आर्टिकल है पढ़ने के लिए, आप सब जानते हैं, विच इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 में ही प्रावधान किए गए हैं संविधान में संशोधन करने के। जी, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि संविधान संशोधन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में सुधार करने के लिए या रिफॉर्म्स करने के लिए, हमारे संविधान से किसी चीज को रिमूव करने के लिए, किसी चीज को ऐड करने के लिए, किसी चीज को भी मॉडिफाई करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मैंडेटरी होता है या संशोधन करना जरूरी होता है। और संविधान के आर्टिकल 368 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आप सब जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। जब हमने संविधान के विदेशी स्रोत पढ़े थे, जब मैंने आपको फॉरेन सोर्सेज लिखवाए थे, तो उसमें हमने बात की थी कि हम संविधान संशोधन कर सकते हैं या संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, और ये जो प्रावधान है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 से अप्लाई कर दिया था, लागू कर दिया था, तो वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, दैट इज नोन एज आवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम मूल संविधान कहते हैं। ये बात मैं आपसे पहले बता चुका हूं। लेकिन आज एट प्रेजेंट वर्तमान में जो हमारे पास संविधान है, दैट इज नोन एज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम आधुनिक संविधान कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, उसे हम आधुनिक संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और अगर हम बात करें कि संविधान को लागू हुए तो लगभग 70 साल हुए हैं, या 71वां साल चल रहा है, 71 साल हुए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल 70 सालों में ही हमने अपने संविधान में 104 बार संशोधन किए हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे या बात करेंगे। तो जब भी हमें संविधान में कोई भी बदलाव करना हो, कोई भी सुधार करना हो, किसी भी चीज को रिमूव करना हो, ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए प्रोसेस होता है, विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था भाई, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल के बारे में हमने बात कर ली थी। लेकिन अगर हमें अपने संविधान में संशोधन करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले संसद में एक अमेंडमेंट बिल या एक संशोधन विधेयक पेश करना होता है। हालांकि संशोधन विधेयक पेश करने से पहले या अमेंडमेंट बिल पेश करने से पहले हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सबसे पहले संसद में अब एक अमेंडमेंट बिल या एक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, और दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद, पारित हो जाने के बाद, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर अपनी अंतिम स्वीकृति देते हैं, और उसके बाद ही वो क्या माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन अधिनियम। और जो भी उस बिल में बदलाव करने के लिए या जो भी चेंजेस या ऐड करने के लिए उसमें प्रपोजल दिया होता है, फिर वही सारी की सारी चीजें हम बदलते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों, ये आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला, एज पर आर्टिकल 368(1), सबसे पहला अनुच्छेद लिखेंगे, सबसे पहला आर्टिकल लिखेंगे 368 का एक। हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज करना, या फिर फोन में चला के देख लो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हल्का सा इंक्रीज कर दो, या फिर सही है। जी, मैं वॉल्यूम एक बार चेक करवा लेता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 368 का 1, जो कहता है कि द पार्लियामेंट हैज द राइट ऑफ एडिशन, द पार्लियामेंट हैज द राइट ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अ प्रोसेस। संसद को अधिकार है कि वह संसद को अधिकार है कि वह एक प्रक्रिया द्वारा, हिंदी में लिखेंगे, संसद को अधिकार है कि वह एक प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध का या किसी भी प्रोविजन का, भाई उपबंध का मतलब है प्रोविजन का, परिवर्धन परिवर्तन परिवर्धन परिवर्तन या निरसन कर सकती है। घबराइए नहीं, वॉल्यूम के लिए बोल दिया है, ठीक है। अगर कम आ रहा होगा तो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से कम नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 368(1) प्रक्रिया द्वारा या प्रोसेस के द्वारा हमारे पार्लियामेंट या हमारी संसद को एक अधिकार प्रदान करता है कि संसद चाहे तो हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन में या किसी भी उपबंध में संविधान संशोधन कर सकती है, और संशोधन में एडिशन, वेरिएशन और रिपील या परिवर्तन परिवर्तन या निरसन क्या होता है, शामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आर्टिकल 368 का 2, जो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। या हिंदी में इसे लिखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, कहने का मतलब वो अमेंडमेंट बिल या वो संशोधन विधेयक जो संसद में पेश किया जाएगा, वो संसद के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। और किसी भी हाउस का मतलब है आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद लिख लीजिएगा, दिस इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट कंपल्सरी टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन एडवांस। इसके लिए पहले से राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।
कहने का मतलब बिल को पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर हम राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए या राष्ट्रपति के एक्सेप्टेंस के लिए उसे भेज सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कितने प्रकार का होता है? ध्यान रखेंगे देयर आर 3 प्रोसेसेस या 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो 3 प्रकार की होती है। कहने का मतलब जो बिल है, वो 3 प्रकार से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। सर जी लास्ट क्लास होने के बाद एक मोटिवेशन क्लास रखना प्लीज़। अरे बताओ, प्रवचन सुनने हैं? कोई बात नहीं भाई, सुना देंगे प्रवचन। सर अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो पद कौन सँभालेगा? बेटे ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो सवाल दिमाग में उठना ही नहीं चाहिए था, इससे तो हम कई बारी रूबरू हो सकते हैं, इसके बारे में तो हम कई बारी बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता, पद राष्ट्रपति का 2 तरीके से खाली हो सकता है, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से तब होगा जब राष्ट्रपति बीमार हो, राष्ट्रपति देश के बाहर हो, राष्ट्रपति अवकाश पर हो। स्थायी रूप से तब होगा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया हो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो या राष्ट्रपति ने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया हो, रिजाइन कर दिया हो। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तुरंत उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। कहने का मतलब अगर स्थायी रूप से हुआ है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर, और अगर अस्थायी रूप से हुआ है तो केवल वाइस प्रेसिडेंट बनकर ही। लेकिन इन केस वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं या वो गैर मौजूद हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, वही क्या संभालेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा या वही क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। सर जी जो आपने आर्टिकल 371 करवाया था उसमें स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन क्यों दे रखा है? मेरे भाई क्योंकि वो सारे के सारे वो स्टेट्स हैं। भाई अगर आपने आर्टिकल 371 के स्टेट्स ढंग से देखे हो तो वो सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जो राज्यों का पुनर्गठन हो जाने के बाद क्या बने हैं, राज्य बने हैं, जिनके लिए मौजूदा राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। और नागालैंड से लेकर भाई सबसे पहले आप सब जानते हैं हमारे देश में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने 1956 में, जिसको हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा। लेकिन देश का 15वां राज्य सबसे पहले 1960 में क्या बनाया गया, वो गुजरात, क्योंकि बंबई से मराठी भाषी और गुजराती भाषी अलग अलग कर दिए गए और गुजरात राज्य का गठन हुआ। और गुजरात से लेकर तेलंगाना तक सारे के सारे राज्यों के जो प्रावधान है वो किसमें है, 371 में है। और वहां पर कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर दिए गए हैं। यूके भी तो सेपरेट हुआ था मेरे भाई, यूके नहीं, उत्तर प्रदेश सेपरेट, उत्तर प्रदेश हुआ था। लेकिन सबसे शुरू की जो क्लासेस है ना वो अटेंड कीजिएगा। यहाँ तक पहुंच चुके हैं लेकिन पिछला किसी को कुछ याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में या प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान रखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है या 3 टाइप्स की होती है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 3 प्रकार की है। सबसे पहला लिख लीजिएगा, बाय सिंपल मेजोरिटी। सबसे पहला होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। बाय सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत द्वारा। तो ध्यान रखेंगे यदि संविधान में संशोधन करने के लिए कोई भी संशोधन बिल या कोई भी अमेंडमेंट बिल आता है तो सबसे पहला तरीका होता है संसद के दोनों सदनों में आधे से अधिक बहुमत से। कहने का मतलब इसको आप क्या कहेंगे, 50% प्लस 1 मेजोरिटी, आधे से अधिक। संविधान संशोधन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनके लिए हमें जो बहुमत होता है दोनों सदनों में या दोनों हाउसेज में वो केवल कितना चाहिए होता है, 50% प्लस 1 चाहिए होता है। कहने का मतलब ये साधारण बहुमत से काम किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भारत में किसी भी नए राज्य के प्रवेश की बात होती है या भारत में किसी भी नए राज्य के जन्म की बात होती है या किसी भी राज्य के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन की बात होती है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि साधारण प्रक्रिया से भी क्या किया जा सकता है, वो कानून बनाया जा सकता है या उस विधि का निर्माण किया जा सकता है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में केवल कितना बहुमत चाहिए, 50% प्लस 1। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। और आप सब जानते हैं आर्टिकल 2 में है भारत में नए राज्यों का प्रवेश और आर्टिकल 3 में है भारत में नए राज्यों का जन्म, उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। और इसके अलावा आर्टिकल 169 और आर्टिकल 238 का बी, आर्टिकल 169 और 238 का बी, 238 का ए। और आपको याद होगा आर्टिकल 169 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या विघटन करने की शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या विघटन कर सकती है। तो उससे संबंधित अगर अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत, 50% प्लस 1। और आर्टिकल 238 ए ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी संघ शासित प्रदेश में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में या संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा का गठन कर सकती है। तो ये सारे के सारे वो संबंधित आर्टिकल हैं जिसके लिए हमें कौन सी प्रक्रिया चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। लेकिन दूसरा प्रकार होता है देखिए बाय स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत द्वारा। और इस प्रक्रिया में ध्यान रखेंगे एक संशोधन बिल को दोनों के दोनों सदनों में या बोथ हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी
या 2/3 बहुमत से क्या होना होता है, पेश होना होता है। ज्यादातर जो अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, ज्यादातर जो संशोधन विधेयक होते हैं, ध्यान रखेंगे, वो सारे के सारे स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत द्वारा ही पारित होते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत मिलता है, तभी क्या माना जाता है, संशोधन माना जाता है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं या संविधान संशोधन करते हैं, तो इस बिल पर देयर इज नो प्रोविजन फॉर या ऑफ अ जॉइंट सेशन, देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेशन ऑन दैट बिल। कहने का मतलब संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। कहने का मतलब संविधान में संशोधन तभी माना जाएगा जब वो विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से क्या होगा, पारित होगा। और आप सब जानते हैं कि ज्यादातर जो विधेयक होते हैं, ज्यादातर जो बिल्स होते हैं, वो इसी से संबंधित होते हैं। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, तीसरी प्रक्रिया होती है तीसरी प्रक्रिया होती है बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द बिल शुड बी पास्ड बाय एट लीस्ट and the bill should be passed by at least half of the legislative assemblies। इसका मतलब है विशेष बहुमत, इसका मतलब है विशेष बहुमत विधेयक न्यूनतम और विधेयक न्यूनतम आधे राज्यों की विधानसभा में, और बिल न्यूनतम आधे राज्यों की विधानसभा में पारित होना चाहिए। एग्जाम्पल है, जैसे आर्टिकल 54 हमने पढ़ा था, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 73 जिसमें संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। इसके अलावा आर्टिकल 163 जिसमें आर्टिकल 73, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 जिसमें राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होता है। तो ये 3 प्रकार से बिल पारित किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते वक्त या संविधान में संशोधन करते वक्त। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें अभी तक मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें से जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फटाफट से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या प्रमुख संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लिखिए। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। वो संविधान जिसे हमने 1950 में लागू किया, अगले ही साल उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट कर दिया गया। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम संविधान की अनुसूचियां लिख रहे थे, जब हम संविधान के शेड्यूल्स लिख रहे थे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, लिख लीजिएगा। शेड्यूल 9 वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। शेड्यूल 9 वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। और हम सब जानते हैं, अनुसूची 9 को जोड़कर लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार के कानून बनाए गए। हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार के कानून बनाए गए या लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर मेड। इसके अलावा आर्टिकल 19 में हम सब जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर राइट ऑफ ट्रेड या व्यापार का अधिकार, इन दोनों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया बनाई गई। ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम था जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया था। इसके अलावा तीसरा काम, आर्टिकल 15 के 4 के तहत सोशली एंड एजुकेशनली एक्सप्लॉइटेड लोगों के लिए स्पेशल लॉज या विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लिख सकते हैं सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर शोषित वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 31A
आर्टिकल 80 31 ए के तहत किया गया एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे संविधान में सबसे पहले ही संशोधन करके 1951 में किए गए। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट हो गया सभी का? फटाफट से नोट कर लीजिए। नहीं आता। टू थर्ड मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की होगी। सर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है मेरे भाई? जो 2/3 बहुमत है वो कुल सदस्यों का, कुल उपस्थित सदस्यों का और मत करने वाले सदस्यों का होगा। कहने का मतलब टू थर्ड मेजोरिटी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में अलग से 2/3 और राज्यसभा में अलग से 2/3। चलिए अगला लिखेंगे फटाफट से। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952। एक ही महत्वपूर्ण काम हुआ, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, सुनकर लिखेंगे। लिखेंगे द मैक्सिमम सीट्स ऑफ लोकसभा वाज लिमिटेड टू 500। लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई। द मैक्सिमम सीट्स ऑफ लोकसभा वाज लिमिटेड टू 500। लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई। आर्टिकल 67 बी, जी हाँ बिल्कुल 67 बी में उपराष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर देने या हटा देने की प्रक्रिया है, जो भी 50% प्लस एक मेजोरिटी से होती है। लेकिन वहां पर लोकसभा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो मत केवल और केवल कहां से होता है? राज्यसभा से होता है। इसके बाद अगला लिखिए। अगला लिखिए फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। अगला लिखिए फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955। वाक पर प्रतिबंध नहीं आया समझ में मेरे भाई। आपने आर्टिकल 19(1) में वाक की स्वतंत्रता पढ़ी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमसे नहीं छीना जा सकता। और जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को वाक की स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी के भी समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वहां पर लिमिटेशन लगा दी गई। और वो लिमिटेशन ये थी कि आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे सामने वाले के मान को हानि पहुंचे, और आप देश के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955, पांचवा संविधान संशोधन जो 1955 में हुआ। और लिखेंगे इसके तहत चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 3 में कुछ बदलाव किए गए। और वो बदलाव क्या थे? वो बदलाव ये थे, आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 3 से संबंधित अगर कोई लॉ बनेगा, आर्टिकल 3 का मतलब ये है कि भारत में नए राज्यों का जन्म तथा उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। अगर भारत में किसी भी नए राज्य के गठन की कोई प्रक्रिया शुरू होती है, तो आप सब जानते हैं उसके लिए सबसे पहले ही परमिशन किससे लेनी होती है? राष्ट्रपति से लेनी होती है। और फिर उसके बाद वो जो राष्ट्रपति होता है, वो उस राज्य की, जिस राज्य के नाम तथा सीमाओं में बदलाव होने हैं, उस राज्य की विधानसभा से उस पर सहमति देने के लिए कहता है। लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट पहले नहीं थी, लेकिन वो जो टाइम लिमिट है वो 1955 में निर्धारित की गई और राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई कि अगर किसी भी नए राज्य के गठन की कोई प्रक्रिया होती है या कोई प्रोसेस शुरू होता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस संबंधित राज्यसभा या उस संबंधित राज्य की विधानसभा को एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है या एक टाइम लिमिट दे सकता है कि उस टाइम लिमिट में उसे उस पर सहमति जाहिर करके राष्ट्रपति के पास वापस भेजना होगा। लेकिन यहाँ पर यह शक्ति प्रदान कर दी गई कि अगर उस समय सीमा में उस राज्य ने अपनी सहमति देकर राष्ट्रपति के पास से वापस नहीं लौटाई, तो उसे अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा या पारित मान लिया जाएगा। और ये बदलाव किए गए थे 1955 में, जब हमारे संविधान में हुआ फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या पांचवा संविधान संशोधन। इसके बाद अगला लिखेंगे सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या छठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एक डाउट क्लास ले लेना। ये देखो, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले आया कि एक मोटिवेशन क्लास ले लेना, फिर एक कमेंट आया कि सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एक आईएएस संबंधी एडवाइस की क्लास ले लेना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आया कि सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एक डाउट क्लास ले लेना। अब थोड़ी देर में मैसेज आएगा कि एक मुजरे की क्लास ले लेना, है ना, उसमें मुजरा करके दिखाना। फिर अब बोलोगे फिर एक संगीत की क्लास ले लेना, उसमें गाना गाकर दिखाना। फिर उसके बाद बोलेंगे कॉमेडी की क्लास ले लेना, उसमें चुटकुले सुनाना। फिर एक मुशायरा हो जाए, शेर व शायरी हो जाए, फिर एक उसकी क्लास हो जाए। तुम लोगों का बस चले तो तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ, या मुझे कैद करके या किडनैप करके अपने घर पे बांध लो। ये लो अब पढ़ाओ। तो ये सारे के सारे नालायक हो, खुद से कुछ करना नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग एग्जाम भी देने खुद ही जाते हो या अपने ब्याह पर किसी को भेज देते हो, पैसे वैसे लगा के, कुछ पैसे वैसे देके। एक भी आदमी अपने आप पे भरोसा ही नहीं रखता। जी, इसके बाद होता है सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 या छठा संविधान संशोधन 1956। लिख लीजिएगा। इसके तहत एज पर दिस अमेंडमेंट या इस संशोधन के तहत, एज पर दिस अमेंडमेंट या इस संशोधन के तहत द जजेस ऑफ हाई कोर्ट,
द जजेस ऑफ हाई कोर्ट गॉट द परमिशन टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान की गई। आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट को साइन करना मैंडेटरी है। यार अंजलि एक बात बताओ, मैंने कहा कि जब आर्टिकल 3 से संबंधित कानून बनेगा, आर्टिकल 3 से संबंधित कानून का मतलब है जब भी किसी भी राज्य का निर्माण होगा या किसी भी राज्य के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो मैंने कहा कि वो राष्ट्रपति की परमिशन से होगा। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि राष्ट्रपति उस पर जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी। अब आप कह रहे हो कि साइन करना मैंडेटरी है। भाई साइन करना मैंडेटरी कैसे हो सकता है? अगर राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त नहीं करना, उसको राज्य ही बने रहना दीजिए, तो अगर राष्ट्रपति ही उस बिल पर साइन नहीं करते तो अमित शाह उसको राज्यसभा लोकसभा में कैसे पेश करते हैं? सिंपल सी बात। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। भाई राष्ट्रपति चाहे तो उस प्रक्रिया को शुरू ही ना होने दे। वहां पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहली वीटो शक्ति याद है ना, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो, जिसको मैंने आपको बताया था। एब्सोल्यूट वीटो वही है जिसमें राष्ट्रपति किसी विधि निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कर दे, निरस्त कर दे या रोक दे। वही तो एब्सोल्यूट वीटो है। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि जी नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक और राज्य का गठन करें, तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने साइन किया तो राष्ट्रपति साइन करने के बाद सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा से उस पर क्या लेंगे, सहमति लेंगे। लेकिन समय सीमा निर्धारित करके, भाई आपको इस पर 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या देना है, जवाब देना है। अगर राज्य ने उस समय सीमा निर्धारित जो की गई है उसमें जवाब नहीं दिया तो उसे अपने आप पास मान लिया जाएगा। ये बात है बस। तो छठे संविधान संशोधन के तहत हाईकोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस या वकालत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद अगला लिखेंगे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। लिखेंगे चेंजेस वर मेड इन शेड्यूल 1 एंड आर्टिकल 1। अनुसूची 1 तथा अनुच्छेद 1 में परिवर्तन किए गए। चेंजेस वर मेड इन शेड्यूल 1 एंड आर्टिकल 1। अनुसूची 1 एवं अनुच्छेद 1 में परिवर्तन किए गए। लिखेंगे एज पर दिस टाइप ए बी सी एंड डी स्टेट्स वर टर्मिनेटेड। टाइप ए बी सी एंड डी टाइप स्टेट्स वर टर्मिनेटेड एंड दैट वाज चेंज्ड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप सब जानते होंगे जब शुरुआत में राज्यों का गठन किया गया था तो उन्हें ए बी सी और डी टाइप स्टेट्स में क्या कर दिया गया था, कैटेगराइज कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे राज्यों के ए बी सी डी प्रकार को निरस्त करके या खत्म करके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अभी तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख नहीं था संविधान में। ऑब्वियसली होगा कहां से, क्योंकि आप सब जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट ही कब आया था, 1956 में। और जब 1956 में आया था तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में क्या बने, 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो इसका उल्लेख कर दिया गया अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में। हे भगवान, कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अभी एक गधा, ये नालायक आदमी सवाल पूछ रहा है कि सर सीमा और ठीक है नेम चेंज करने पर प्रेसिडेंट की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है, फिर 368(2) की कंडीशन कैसे फिल होगी? अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने आपको भाग 1 पढ़ाया था और अभी भी मैंने जब आपको संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई है, तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपसे कहा है कि अगर आर्टिकल 1, 2 या 3 में कोई भी बदलाव होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होता ही नहीं है। वो तो एक ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक से भी किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, है ना, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया तो राष्ट्रपति से सबसे पहले अनुमति ली गई? जी बिल्कुल ली गई। क्या कोई संविधान संशोधन हुआ? कोई संविधान संशोधन हुआ ही नहीं। और जब संविधान संशोधन हुआ ही नहीं तो आप आर्टिकल 368 का 2 उसके बीच में क्यों घुसा रहे हैं? वो तो तब की बात है ना जब संविधान संशोधन कर रहे हो। ये लो, एक बार हिंदी में फिर से, एक बार अंग्रेजी में फिर से। अगर समझ में आ गया है तो खुद से लिखने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? और अगर खुद से नहीं लिख सकते तो फिर यहाँ पर मेंस के बैच बनाने के सपने क्यों देख रहे हैं भाई? और दूसरा काम ध्यान रखेंगे, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के ही तहत किया गया, मैक्सिमम सीट्स ऑफ लोकसभा वाज लिमिटेड टू 520। लोकसभा की अधिकतम सीटें 520 निर्धारित की गई। लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स थी वो निर्धारित कर दी गई 520। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, 8वां संविधान संशोधन 1960। सर गिल्टी को सजा किस बिहाफ पर दी जाती है? गजब की बात है भाई। अबे इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत क्या दी जाती है? सजा दी जाती है भाई। कैसा सवाल कर दिया आपने? 500 से 220। जी हाँ, पहले 500 निर्धारित की गई थी, अब अधिकतम 520 कर दी गई 1956 में। अगला लिखेंगे 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 334, अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किए गए। चेंजेस वर मेड
इन आर्टिकल 334 अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किए गए और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 334 में क्या है, लोकसभा और विधानसभा में एससीज और एसटीज के आरक्षण की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन हमने पढ़ा था, याद होगा आपको पार्ट 16 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन था वो केवल 10 वर्ष के लिए क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। तो लिखेंगे एज पर दिस अमेंडमेंट द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 ईयर्स। एससी और एसटी के आरक्षण को एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो वो आरक्षण की अवधि जो 1960 तक थी, उसे बढ़ा दिया गया और कर दिया गया कब तक, 1970 तक। इसके बाद लिखिए नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, नौवां संविधान संशोधन 1960। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960, नौवां संविधान संशोधन 1960। चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किए गए और हम सब जानते हैं ये नियम बनाया गया, लिखेंगे if if the parliament gives a part of Indian Union, if parliament gives any part of Indian Union to a foreign country, यदि संसद भारत राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग किसी विदेशी देश को या राज्य को देता है, if a parliament gives any part or area of Indian Union to a foreign country, यदि संसद भारत राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग किसी विदेशी राज्य को देता है, then कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मैंडेटरी फॉर दैट, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मैंडेटरी फॉर दैट, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। वैसे तो हमने कहा कि आर्टिकल 3 से संबंधित कानून बिना संविधान संशोधन के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 के ही तहत भारत सरकार को संसद को अधिकार प्रदान किया गया है कि वो भारत राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग विदेशी राज्य को दे सकता है, लेकिन अगर वो देगा तो वो साधारण विधेयक से नहीं, उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। और इसका एग्जाम्पल है बेरूबारी क्षेत्र, जो भारत संघ के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया। और इसके अलावा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में जब 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ, तो उसके तहत भी हमने कुछ भाग अपना बांग्लादेश को दिया, तो उसके लिए भी हुआ जो हमारा 100वां संविधान संशोधन था, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद लिखेंगे 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961। लिखेंगे एज पर दिस अमेंडमेंट दादरा एंड नगर हवेली कॉन्कर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम पोर्तुगीज। दादरा और नगर हवेली पर भारत सरकार के द्वारा अधिकार किया गया, एंड दैट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, और दादरा और नगर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। और दादरा और नगर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद अगला लिखेंगे 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962, 12वां संविधान संशोधन 1962। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 या 12वां संविधान संशोधन 1962। और आप सब जानते हैं इसी के तहत गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के अधिपत्य से छुड़ा लिया गया या पुर्तगालियों से खाली करवा लिया गया, और इन दोनों को ही भारत संघ में शामिल करके संघ शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। ये था 12वां संविधान संशोधन 1962। चलिए कहानी यहीं पर रोकेंगे, अमेंडमेंट से जारी रहेंगे, हमें पहुंचना है 104